जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टिप टॉप में। तो दोस्तों सभी लोग लाइव आ जाएं। आज की क्लास जो है शुरू हो चुकी है। सामान्य विज्ञान यहाँ पर जो अपना पाठ चल रहा है 5वां, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है सामान्य विज्ञान से संबंधित। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, एक बार वीडियो को लाइक कर लें सभी लोग। और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं और ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की नोटिफिकेशन आपके यहाँ तक पहुंचे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए आज का अपना यहाँ पर जो वीडियो है यहाँ पर शुरू होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन आंसर है सामान्य विज्ञान के। तो वीडियो को सभी लोग लाइक अवश्य कर लें। जो भी एमपी जेल प्रहरी और एमपी पुलिस परीक्षा की तैयारी कर रहे तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और जो भी एमपी जेल प्रहरी के व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो 9098609291 इस नंबर पर आप मैसेज करें तो आपके पास लिंक पहुंच जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप की। तो वहां से आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक हमने आपके लिए डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। वहीं पर आपके लिए पीडीएफ उपलब्ध कराई जाती हैं। तो चलिए आज का अपना यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए क्या है फर्स्ट क्वेश्चन आज का। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड का क्या होगा। पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा, या 2 घंटे बाद लौट आएगा, 24 घंटे बाद लौट आएगा, या कुछ निश्चित नहीं। तो इस प्रकार आपके सामने 4 विकल्प दिए हैं। सभी को जय हिंद। तो यहाँ पर आंसर बताएं क्या होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। सभी लोग आंसर बताएं कमेंट में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है विकल्प नंबर 1। विकल्प नंबर 1 में आपका यहाँ पर क्या है। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही बताया। यहाँ पर पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर राइट आंसर है। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही। यहाँ पर देखिए, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो वह पिंड धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति को पार कर धरती के इर्द गिर्द घूमने लग जाएगा। और 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड को एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं। एस्केप वेलोसिटी इसको कहते हैं। तो यह भी आपके लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होता है। इसका द्रव्यमान बदल जाएगा, इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं, या भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाएंगे, या ना द्रव्यमान और ना ही भार बदलेगा। तो बताइए क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। सभी लोग बताएं यहाँ पर राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। यहाँ पर देखिए, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह है विकल्प नंबर बी। विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। यह आपका जो है राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही, बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। बी आपका यहाँ पर सही आंसर है। और अगला क्वेश्चन है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिकतम मालूम पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताएं क्या होगा। सरिता जी, भारती जी, पारो जी, हेमंत जी। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर यहाँ पर बताना है कि किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है। जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आ रही हो, या जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो, समान वेग से नीचे आ रही हो, या समान वेग से ऊपर जा रही हो। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यहाँ पर सभी लोगों को बताना है। और क्वेश्चन नंबर जो 3 है यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा क्या। राइट आंसर विकल्प नंबर बी। विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो, यह आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर बी आपके लिए याद रखना है।
मनुष्य लिफ्ट के त्वरण के साथ ऊपर जाते समय अपना भार महसूस करता है। जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे गति करती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड के भार में कोई परिवर्तन नहीं महसूस होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के परित घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद पृथ्वी पर चली जाएगी, चंद्रमा पर चली जाएगी, पृथ्वी पर गिरेगी या पृथ्वी के परित उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी की कक्ष में घूमती रहेगी। तो इस प्रकार आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर यहाँ पर बताना है सभी लोगों को। तो बताइए सभी लोग क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर। 4 विकल्प हैं आपके सामने। तो क्या होगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4? तो इसका जो राइट आंसर है वह है विकल्प नंबर डी। क्या राइट आंसर? विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। पृथ्वी के परित उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी की कक्ष में जो है घूमती रहेगी, यह आपका जो है राइट आंसर होगा। यहाँ पर विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही बताया यहाँ पर सभी लोगों ने। पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह के बाहर गिराई गई कोई भी वस्तु उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी के कक्ष में घूमती रहेगी। अगला क्वेश्चन है, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो त्वरण के साथ ऊपर, त्वरण के साथ नीचे, समान गति के साथ ऊपर या समान गति से नीचे। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर? सभी लोग बताएं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर, बताइए सभी लोग क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5। 4 विकल्प हैं आपके सामने। और एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो, तो इसका राइट आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पर राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। बी बिल्कुल सही बताया यहाँ पर सभी लोगों ने। बी त्वरण के साथ नीचे, विकल्प नंबर जो बी है आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। त्वरण के साथ नीचे आपका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। देखिए, जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे की ओर जा रही हो तो लिफ्ट में स्थित व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार उसके वास्तविक भार से कम होता है। किसी तल पर हमारा भार उस तल द्वारा हमारे ऊपर लगाए गए प्रतिक्रिया बल के बराबर होता है। अब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे की ओर आती है तो लिफ्ट द्वारा हमारे ऊपर आरोपित प्रतिक्रिया बल का मान हमारे वास्तविक भार से कम हो जाता है, इसलिए हमें अपना भार जो है कम महसूस होता है। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? यहाँ पर ऊंचाई लिखा है, तो बताइए कितनी होती है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर सभी लोग बताएंगे यहाँ पर। क्या होगा? किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर 4 विकल्प हैं आपके सामने, तो बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताएं सभी लोग। रीना जी, अंजलि जी, राज ठाकुर जी, हेमंत जी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का वह है आपका विकल्प नंबर 1। विकल्प नंबर 1 में क्या है? विकल्प नंबर 1 में 36,000 के जो है किलोमीटर आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, टेनिस की गेंद मैदान की अपेक्षा किसी पहाड़ी पर अधिक ऊंची उछलती है क्योंकि? तो अब यह बताना है क्यों उछलती है। आपके लिए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर यहाँ पर बताना है, तो बताइए सभी लोग क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर। टेनिस की गेंद मैदान की अपेक्षा किसी पहाड़ी पर अधिक ऊंची जो है उछलती है क्यों? पर्वतों पर वायुदाब अपेक्षाकृत कम होता है, या पर्वतों पर गेंद और हल्की हो जाती है, या पर्वत पर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रकार आपके सामने 4 विकल्प दिए हैं, तो बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसका राइट आंसर होगा, क्या है क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर? आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर यहाँ पर सी, सभी लोग बता रहे हैं। तो विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। पर्वतों पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कम हो जाता है, जो है आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर सी, बिल्कुल सही।
सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा। तो यह आपके लिए 4 परिणाम दिए हैं, तो इनमें से बताना है आपके लिए कौन सा परिणाम सही होगा। अनिल सिंगर जी बताइए क्या होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा, या वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा परंतु भार वही रहेगा, वस्तु का भार और द्रव्यमान दोनों शून्य हो जाएंगे, या वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। तो बताइए गोविंद लोधी जी क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा। तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। वस्तु का भार जो है शून्य हो जाएगा और यहाँ पर जो द्रव्यमान है वह वही रहेगा, यह आपका जो है राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर 1 सभी लोगों ने यहाँ पर बताया है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के नजदीक सबसे नजदीक होता है, यह बताना है क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यह, सभी लोग यहाँ पर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है। तो 4 विकल्प हैं आपके सामने, तो आपका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसका जो राइट आंसर होगा, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का भाग कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक होता है, तो आपका राइट आंसर विकल्प नंबर सी। विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही यहाँ पर सी बताया। सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है, 1/6 आपका जो है राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, लोलक की आवर्तकाल बताना है। यहाँ पर द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, या तापक्रम के ऊपर निर्भर करता है, या समय के ऊपर निर्भर करता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताइए पुष्पा जी, पूजा जी, के द्विवेदी जी, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पर राइट आंसर। तो यहाँ पर बताइए सभी लोग क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, लोलक की आवर्तकाल बताना है, किस पर निर्भर करता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है कि लोलक की आवर्तकाल जो है आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर बी, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा कि लोलक की आवर्तकाल जो है लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। लोलक द्वारा मध्य स्थिति के दोनों ओर एक चक्कर लगाने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। इसे टी से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक सेकंड है, यह भी आपके लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं, बताना है क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर। तो सभी लोग बताएं क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर। पुलकित जी क्या होगा इसका राइट आंसर। लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं, गर्मियों के दिन लंबे होने के कारण या कुंडली में घर्षण के कारण लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। अगला विकल्प है कि गर्मी में लोलक का भार बढ़ जाता है। तो इस प्रकार आपके सामने 4 विकल्प हैं और क्वेश्चन नंबर 11 का यहाँ पर राइट आंसर सभी लोगों को बताना है। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 11 का यहाँ पर राइट आंसर। लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं, तो आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर सी। विकल्प नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही, सभी लोगों ने सी बताया। यहाँ पर सी राइट आंसर होगा सभी लोगों का। लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय भी बढ़ जाता है, बिल्कुल सही सभी लोगों ने यहाँ पर सी बताया है। 11 का सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। देखिए गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ जाने से दोलन का समय बढ़ जाता है, अतः ऊष्मीय प्रसार के कारण लोलक की लंबाई बढ़ने से आवर्तकाल भी बढ़ जाता है, जिससे घड़ियां जो हैं क्या हो जाती हैं, स्वस्थ हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल बताना है, क्या होगा।
आवर्तकाल 8% बढ़ जाएगा, या 2% बढ़ जाएगा, 4% बढ़ जाएगा, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार 4 विकल्प हैं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर सभी लोग बताएं। जीवन जी क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? नीतू जी, तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर बताएं। किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? कितने प्रतिशत बढ़ेगा आवर्तकाल? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 12 है और इसका जो राइट आंसर होगा वह है आपका विकल्प नंबर बी। विकल्प नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा, 2% बढ़ जाएगा। 2% बढ़ जाएगा, विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्या है राइट आंसर? विकल्प नंबर बी। विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है। देखिए, किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका जो आवर्तकाल रहता है वह 2% जो है बढ़ जाएगा। 2% बढ़ेगा यहाँ पर। विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय घटता है, दुगना होता है, या 1/4 हो जाता है, या 4 गुना हो जाता है? तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर सभी लोग बताएं। 4 विकल्प आपके सामने दिए हैं। तो क्या होगा? हेमंत जी, सरिता जी, इसका राइट आंसर बताएं सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पर, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय क्या होगा? सभी लोग बताएं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर। तो जो क्वेश्चन नंबर 13 है इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर, क्या है राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का? विकल्प नंबर आपका बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। बी होगा, बिल्कुल सही। बी बताया यहाँ पर, दुगना होता है, यानी कि विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर है। विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही राइट आंसर है। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय जो है दुगना हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि उतनी ही रहेगी, घट जाएगी, घटेगी, या शून्य हो जाएगी, या बढ़ेगी? तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर बताएं। अनिल सिंगर, न्यू श्री राम स्टूडियो। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर आपका 14 है यहाँ पर, और 14 का राइट आंसर सभी लोगों को बताना है। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि में क्या होगा? उतनी ही रहेगी, घटेगी, शून्य हो जाएगी, या बढ़ेगी? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका विकल्प नंबर डी, बढ़ेगी। बढ़ेगी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर डी। डी आपका यहाँ पर सही आंसर है। यहाँ पर देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? तो यह आपके लिए बताना है क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर। वेग, त्वरण, द्रव्यमान, भार, या जो वजन। भार या वजन एक ही विकल्प है, तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर बताएं। के द्विवेदी जी, क्या होगा इसका राइट आंसर? और सभी लोग जो है वीडियो को एक बार लाइक कर लें। सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें और क्वेश्चन नंबर 15 का यहाँ पर सभी लोग कमेंट में आंसर बताएं। क्या होगा कि निम्न में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? तो जड़त्व का माप बताना है यहाँ पर, और जड़त्व का जो माप है क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा वह है विकल्प नंबर आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा सी। सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है, द्रव्यमान। कि निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? तो द्रव्यमान आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही, यहाँ पर सी राइट आंसर होगा, द्रव्यमान। द्रव्यमान किसी पदार्थ का वह मूल गुण है जो उस पदार्थ की त्वरण का बोध कराता है। यह भी आपके लिए याद रखना है। सरल भाषा में द्रव्यमान से हमें किसी वस्तु का वजन और गुरुत्वाकर्षण के प्रति उसके आकर्षण या शक्ति का पता चलता है। तो यह जो है द्रव्यमान है, सरल भाषा में इसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हुक का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? हुक का सिद्धांत बताना है और किससे संबंधित है यह बताना है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर सभी लोग यहाँ पर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 का सभी लोग आंसर बताएं। द्रव्य दाब से, प्रत्यस्तता से, या रेडियोधर्मिता से, या इनमें से कोई नहीं? तो आपके सामने 4 विकल्प हैं
और एक विकल्प का आपके लिए चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 16 का सभी लोग राइट आंसर बताएंगे। क्या होगा? हुक का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी। विकल्प नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही, सभी लोग बी बता रहे हैं, तो बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर है? बी, प्रत्यस्तता से आपका जो है राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी। देखिए, यांत्रिकी में प्रत्यस्तता पदार्थों के उस गुण को कहते हैं जिसके कारण उस पर बाह्य बल लगाने पर उसमें विकृति आती है, परंतु बल हटाने पर वह अपनी मूल स्थिति में आ जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, तो सभी लोग बताएं, तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि? तो बताइए क्या होगा राइट आंसर गोविंद जी? तो क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर बताइए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर बताना है कि तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि? तो 4 विकल्प हैं आपके सामने, तो राइट आंसर आपके लिए यहाँ पर बताना है। तेल की श्यानता अधिक होती है, जल की श्यानता अधिक होती है, या अगला विकल्प है तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है या जल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। तो इस प्रकार आपके सामने 4 विकल्प हैं, सभी लोग आंसर बताएं क्वेश्चन नंबर 17 का। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर? यहाँ पर 17 है जो विकल्प नंबर, क्वेश्चन नंबर 17, और इसका जो राइट आंसर है सभी लोग यहाँ पर सी बताए। दीवान लोधी जी, राइट आंसर है तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही, सी यहाँ पर सही आंसर होगा। तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है, यह आपके लिए याद रखना है, विकल्प नंबर सी। तेल की एक बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि मिट्टी का तेल पानी के ऊपर क्यों तैरता है? तो उसका जो घनत्व होता है, उसका घनत्व पानी के घनत्व से कैसा होता है? कम होता है। और द्रव्यों को गर्म करने पर उसके आयतन में वृद्धि परंतु घनत्व में कमी होती है। समुद्र के खारे पानी का घनत्व नदी के पानी के घनत्व से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, साबुन द्वारा निर्मलन का क्या सिद्धांत है? साबुन द्वारा निर्मलन का क्या सिद्धांत है? क्वेश्चन नंबर 18, पृष्ठ तनाव या फिल्मन या श्यानता या प्रत्यस्तता? तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर बताएं। 4 विकल्प हैं आपके सामने, सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर। तो अंजलि जी क्या होगा राइट आंसर? संध्या जी, पुष्पा जी, तो क्वेश्चन नंबर आपके लिए यहाँ पर 18 का राइट आंसर बताना है। साबुन द्वारा निर्मलन का क्या सिद्धांत है? तो आपका राइट आंसर होगा, क्या है राइट आंसर? विकल्प नंबर 1, बिल्कुल सही, एक आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा ए। क्या है? पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव आपका विकल्प नंबर 1 यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। सभी लोग बताएं क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर कि वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है? तो किस कारण से हो जाता है? क्वेश्चन नंबर 19 का सभी लोग आंसर बताएंगे, तो बताओ जल्दी से। श्यानता, पृष्ठ तनाव, प्रत्यस्तता या गुरुत्व? तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताओ। 19 है कि वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है आपका विकल्प नंबर बी। बी यहाँ पर राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही, बी है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव आपका यहाँ पर जो है विकल्प नंबर बी वह राइट आंसर होगा, बी यहाँ पर सही आंसर होगा। देखिए, पृष्ठ तनाव के कारण कोई भी द्रव्य न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल रखने का प्रयास करता है, इसी के परिणाम स्वरूप वर्षा की जो बूंदें रहती हैं वह गोलाकार रूप धारण कर लेती हैं। अगला क्वेश्चन है, जब एक द्रव्य बूंद की प्रकृति गोल आकार लेने की होती है जिसका कारण है? तो इसका आपके लिए कारण बताना है, पृष्ठ तनाव या श्यान बल, या यहाँ पर अगला विकल्प ऊर्ध्वमुखी प्रणोद के कारण या गुरुत्वाकर्षण के कारण।
तो क्वेश्चन नंबर 20 का सभी लोग यहाँ पर आंसर बताएं, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर। तो सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 20 है, एक द्रव्य बूंद की प्रकृति गोल आकार लेने की होती है, जिसका कारण है आपका विकल्प नंबर 1। क्या कारण है? पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव बिल्कुल सही, यहाँ पर विकल्प नंबर 1 राइट आंसर होगा, पृष्ठ तनाव। देखिए यहाँ पर पानी की बूंद के गोल होने के कारण भी पृष्ठ तनाव है। क्यों? यूं तो पानी जिस पात्र में रखा जाता है उसका आकार ले लेता है, पर जब वह स्वतंत्र रूप से गिरता है तो धार जैसा लगता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण जैसे जैसे उसकी मात्रा धरती की ओर आती है उसी क्रम में आकार लेती है। तो इस प्रकार यह भी आपके लिए याद रखना है। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं, क्योंकि? बताइए क्यों होते हैं, यह आपके लिए बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर। 4 विकल्प हैं आपके सामने, सभी लोग आंसर बताएंगे, क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। सरिता जी, रीना जी बताइए इसका राइट आंसर। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं, क्योंकि वह प्रजनन में बाधा डालता है, मच्छरों के लिए उच्च विष है, या लार्वा के सांस में बाधा डालता है, या मच्छरों को भगाता है। तो इस प्रकार आपके सामने 4 विकल्प दिए हैं और एक विकल्प का चयन करना है। और क्वेश्चन नंबर 21 का यहाँ पर जो राइट आंसर है वह होगा, क्या होगा आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर सी। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, भारत वायरल वीडियो। विकल्प नंबर सी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर है, लार्वा के सांस में बाधा जो है डालता है, यह आपका सही आंसर होगा। मच्छर पानी की सतह पर अंडे देते हैं, क्योंकि पानी का पृष्ठ तनाव अंडों के भार को संतुलित करता है। पानी की सतह पर मिट्टी तेल डालने से पानी का पृष्ठ तनाव जो होता है वह कम हो जाता है, जिससे मच्छर के अंडे पानी में डूब जाते हैं। तो यह भी आपके लिए याद रखना है। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण है पृष्ठ तनाव, या श्यानता, प्रत्यास्थता, या घर्षण। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर सभी लोग बताएं, 4 विकल्प आपके सामने हैं। तो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर। दीवान लोधी जी, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताना है यहाँ पर। तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है आपका यहाँ पर क्या है, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर राइट आंसर है 1। विकल्प नंबर 1 पृष्ठ तनाव आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्या है राइट आंसर? पृष्ठ तनाव 1 आपका राइट आंसर है। बिल्कुल सही, विकल्प नंबर 1 आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है, गेंद गिरती है, तो आपके लिए बताना है उसके पीछे, उसके सामने, या उसके हाथ में, या उसके बगल में। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर बताना है। 4 विकल्प हैं आपके सामने और राइट आंसर सभी लोग बताएंगे, क्या होगा इसका राइट आंसर, सभी लोग बताएं। और टेलीग्राम ग्रुप की आपके लिए लिंक दे दी गई है, तो टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़ें सभी लोग, क्योंकि वहीं पर आपके लिए पीडीएफ उपलब्ध कराई जाती हैं। स्टडी मटेरियल जो भी रहता है वह टेलीग्राम ग्रुप में ही दिया जाता है आपके लिए। तो और क्वेश्चन नंबर जो 23 है और इसका जो राइट आंसर होगा वह है विकल्प नंबर सी, उसके हाथ में आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है, गेंद उसके हाथ में गिरती है, यह आपका जो है राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्या है, एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य में ब्रह्म स्थिति में है, न्यूटन के किस नियम का उपयोग करके वह अपने आप को तट तक ला सकता है? तो न्यूटन के आपके सामने नियम दिए गए हैं, पहला गति नियम, दूसरा गति नियम, तीसरा गति नियम, या पहला, दूसरा, तीसरा गति नियम। तो इस प्रकार आपके सामने 4 विकल्प दिए हैं और क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताना है। टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य सभी लोग जुड़े और यहाँ पर बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका, क्वेश्चन नंबर 24 का।
तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 24 का वह है विकल्प नंबर सी, यानी कि तीसरा गति नियम, न्यूटन का तीसरा गति नियम जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर है। यहाँ पर देखिए, एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य विराम स्थिति में बैठा है। न्यूटन के तीसरे नियम का उपयोग करके वह अपने आप को तट तक ला सकता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है तीसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी चली हुई वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसका या उसकी तुरंत दोगुना हो जाता है, गतिज ऊर्जा दुगनी हो जाती है, या गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है, या भार दोगुना हो जाता है। तो इस प्रकार सभी लोग आंसर बताएं क्वेश्चन नंबर 25 का। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर? सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, बहुत कम लोग जो है वीडियो को यहाँ पर लाइक करते हैं, तो एक बार वीडियो को सभी लोग लाइक कर लें यहाँ पर। और क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर सभी लोगों को बताना है। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर? इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर सी, बिल्कुल सही बताया यहाँ पर। विकल्प नंबर सी, सभी लोगों ने सी यहाँ पर बताया है, तो सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है, यह आपका राइट आंसर है। विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर होगा। यदि किसी चली हुई वस्तु के वेग को दुगना कर दिया जाए तो उसका या उसकी जो गतिज ऊर्जा होती है वह 4 गुना हो जाती है। बिल्कुल सही यहाँ पर सी है राइट आंसर आपका। अगला क्वेश्चन है, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव बताना है, यहाँ पर बढ़ जाता है या घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है या अपरिमित हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर सभी लोग यहाँ पर बताएंगे। सभी लोग बताएं, संध्या जी, अंजलि जी, अनिल सिंगर, न्यू श्री राम स्टूडियो। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? बिल्कुल सही। तो यहाँ पर 26 का राइट आंसर बताना है, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होता है? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा विकल्प नंबर क्या है? विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर बी यानी कि घट जाता है, बी होगा। बिल्कुल सुशांत पटेल जी, यहाँ पर बी होगा आपका राइट आंसर, घट जाता है, याद रखना है। और देखिए यहाँ पर साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव बताना है, घट जाता है, बढ़ जाता है, अपरिवर्तित रहता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो इस प्रकार सभी लोग बताएं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। सभी लोग बताएंगे, दीवान लोधी जी। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बताना है, साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है? पृष्ठ तनाव में क्या हो जाता है? तो क्वेश्चन नंबर जो 27 है और इसका जो राइट आंसर होगा वह है आपका विकल्प नंबर 1, यानी कि घट जाता है, घट जाता है। विकल्प नंबर 1 जिसने भी बताया है उनका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है। देखिए, साबुन, डिटर्जेंट आदि जल का पृष्ठ तनाव कम कर देता है, अतः वे मेल में गहराई तक चले जाते हैं, जिससे कपड़ा ज्यादा साफ होता है। साबुन के घोल के बुलबुले बड़े इसलिए बनते हैं कि जल में साबुन घोलने पर उसका जो पृष्ठ तनाव रहता है वह कम हो जाता है, इसलिए जो साबुन है उसके बुलबुले रहते हैं वह बड़े बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या है? संवातक कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं, क्योंकि क्यों लगाए जाते हैं यह बताना है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर सभी लोग बताएंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर। और वीडियो को सभी लोग लाइक कर लें एक बार, बहुत कम लोग वीडियो को यहाँ पर लाइक करते हैं, तो वीडियो को सभी लोग लाइक कर लें। और क्वेश्चन नंबर 28 का सभी लोग यहाँ पर आंसर बताएं कमेंट में, क्या होगा इसका राइट आंसर? और इसका राइट आंसर है कि संवातक कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं, क्योंकि आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर 1, सांस लेने में छोड़ी गई गर्म हवा ऊपर उठती है और बाहर चली जाती है। विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर? विकल्प नंबर 1, संवातक कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं क्योंकि सांस में छोड़ी गई गर्म हवा ऊपर उठती है और बाहर चली जाती है। अगला क्वेश्चन है, क्या है यहाँ पर? देखिए, इसको छोड़ो। अगला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते, क्योंकि
क्वेश्चन नंबर 30 है, यहाँ पर इसका सभी लोग आंसर बताएंगे। आखिरी क्वेश्चन है और सभी लोग आंसर बताएं। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि गुरुत्व नहीं होता, वायुमंडल में श्यानता बल बहुत तीव्र होता है, सौर वायु ऊपर की ओर बल लगाती है, या वायुमंडलीय दाब बहुत कम होता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 30 का और क्वेश्चन नंबर आखिरी है, तो बताएं राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर 4 विकल्प हैं आपके सामने, और इसका जो राइट आंसर है वह है विकल्प नंबर 1। विकल्प नंबर 1 सभी लोगों ने यहाँ पर बताया, नरेंद्र जी विकल्प नंबर 1 आपका राइट आंसर है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, यह आपके लिए आंसर बताना है। तो बताइए, सभी लोग यहाँ पर आंसर बताएंगे। सभी लोग आ गए हैं, सभी लोगों को जय हिंद। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। 4 विकल्प हैं आपके सामने, तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर होगा कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया, तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर क्या है, विकल्प नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। लेमार्क तथा ट्रेविरेनिस ने आपका जो है राइट आंसर होगा विकल्प नंबर डी। यहाँ पर देखिए कि आधुनिक जीव विज्ञान एक बहुत विस्तृत विज्ञान है जिसकी कई शाखाएं हैं। बायोलॉजी जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले लेमार्क और ट्रेविरेनस नाम के वैज्ञानिकों ने 1801 ईस्वी में किया था। और देखिए जीव विज्ञान के जनक, अब यहाँ पर आपसे जो है जनक पूछे हैं, जनक बताना है, जनक कौन है, जीव विज्ञान के जनक कौन है, यहाँ पर बताइए। 4 विकल्प हैं आपके सामने, जनक बताएं, सभी लोग बताएंगे इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए जीव विज्ञान के जनक का नाम किस नाम से जाने जाते हैं, तो अरस्तु, डार्विन या लेमार्क या पुरकिंजे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर, और इसका जो राइट आंसर होगा क्या है, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है विकल्प नंबर 1। विकल्प नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही। 1 अरस्तु, अरस्तु आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। जीव विज्ञान के जनक, यहाँ पर जनक पूछा है तो जनक माने जाते हैं अरस्तु जी। विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही। देखिए यहाँ पर जीव विज्ञान का पिता ग्रीक दार्शनिक अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान एक क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकास उन्हीं के काल में हुआ है, यह भी आपके लिए याद रखना है। अब अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है जंतु विज्ञान के जनक कहलाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर सभी लोग बताएंगे यहाँ पर कि जंतु विज्ञान के जनक कहलाते हैं तो कौन कहलाते हैं। 4 विकल्प हैं आपके सामने, सभी लोग जो है विकल्प का चयन करें। जंतु विज्ञान के जनक कहलाते हैं डार्विन, लेमार्क, अरस्तु या थियोफ्रेस्टस। तो क्या होगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का, और इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर 3 का, वह है विकल्प नंबर सी अरस्तु आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अरस्तु यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर सी, सी होगा यहाँ पर राइट आंसर, बिल्कुल सही आपका सी यहाँ पर राइट आंसर है, विकल्प नंबर सी। यहाँ पर देखिए जीव विज्ञान की शाखा जंतु विज्ञान के जनक ग्रीक दार्शनिक अरस्तु थे। उन्होंने सबसे पहले पौधों और जंतुओं के जीवन के भिन्न पक्षों के बारे में अपने विचार प्रकट किए। उनके काल में जीव विज्ञान का एक क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकास हुआ है। उन्हें जीव विज्ञान के पिता के नाम से जाना जाता है, यह आपके लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्या है कि वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। सभी लोग इसका राइट आंसर बताएंगे। आपके सामने 4 विकल्प दिए हैं, तो शुभम जी, रविंद्र जी, आरती जी, क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर।
तो क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पर राइट आंसर है क्या है, विकल्प नंबर आपका राइट आंसर है ए। बिल्कुल सही, सभी लोग ए बता रहे हैं। यहाँ पर ए आपका राइट आंसर होगा। थियोफ्रास्टस आपका यहाँ पर राइट आंसर है, विकल्प नंबर 1। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही, सभी लोगों ने ए बताया है, राइट आंसर है। थियोफ्रास्टस आपका राइट आंसर है। देखिए, बॉटनी वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रास्टस है। वनस्पति विज्ञान में पादपों का अध्ययन किया जाता है। यह भी आपके लिए याद रखना है कि वनस्पति विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, तो पादपों का अध्ययन इसमें किया जाता है। बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं, तो अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र के जनक बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर यहाँ पर क्या होगा, अरस्तु या थियोफ्रेस्टस या हिप्पोक्रेटस या गैलन। तो 4 विकल्प हैं आपके सामने, सभी लोग यहाँ पर आंसर बताएंगे। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी परीक्षा में जरूर पूछेगा है क्वेश्चन, तो वही हम क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं। तो चिकित्सा शास्त्र का जनक बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पर राइट आंसर सभी लोग बताएंगे क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर के द्विवेदी जी, और इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर सी। विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही बताया, यहाँ पर सी आपका राइट आंसर होगा। हिप्पोक्रेटस आपका जो है राइट आंसर है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही, सभी लोगों ने यहाँ पर सी आंसर बताया है। क्या है सी में, हिप्पोक्रेटस। यहाँ पर देखिए, चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को माना जाता है। चिकित्सा शास्त्र आयुर्विज्ञान का एक क्षेत्र है। यह क्षेत्र अस्वस्थ मनुष्य को स्वस्थ बनाने से संबंधित है, यह भी आपके लिए याद रखना है। और यहाँ पर देखिए, अगला क्वेश्चन है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बताइए सभी लोग आंसर। कीर्तन जी, पूजा जी, क्या होगा इसका राइट आंसर। रविंद्र जी, की बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताना है। फ्रेंच, लैटिन, पुर्तगाली या ग्रीक। 4 विकल्प हैं आपके सामने, तो सभी लोग आंसर बताएंगे। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति जो हुई है किस भाषा से हुई है, आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का विकल्प नंबर डी। विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, ग्रीक। ग्रीक आपका यहाँ पर सही आंसर है। डी जिन्होंने बताया है उनका राइट आंसर है, क्या है राइट आंसर, ग्रीक आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। यहाँ पर देखिए, वनस्पति विज्ञान या पादप विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें पादपों का अध्ययन होता है। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति प्राचीन ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है, क्या होता है, घास, घास या फूस। यह आपके लिए याद रखना है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, हिस्टोरिया प्लांटेरम पुस्तक के लेखक कौन है। बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर, सभी लोग बताएंगे। यहाँ पर शिवाजी, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है, तो क्या है, अरस्तु, थियोफ्रेस्टस, हिप्पोक्रेटस या डार्विन। तो 4 विकल्प हैं आपके सामने, और इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का वह क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 7 के यहाँ पर राइट आंसर है विकल्प नंबर बी। विकल्प नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा, बी। बी में क्या है, थियोफ्रेस्टस आपका यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर बी जिन्होंने बताया है उनका राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर है। और देखिए, अगला क्वेश्चन है, हिस्टोरिया एनिमलियम जो पुस्तक है इसके लेखक बताना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का सभी लोग आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है इसका राइट आंसर, अरस्तु, डार्विन, लेमार्क या थियोफ्रेस्टस। तो इस प्रकार 4 विकल्प है, दिलीप जी, नितिन जी, तो क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है और इसका जो राइट आंसर होगा वह है विकल्प नंबर 1। विकल्प नंबर 1 में आपका क्या है, अरस्तु। अरस्तु जी हैं इस पुस्तक के लेखक, आपके लिए याद रखना है, अरस्तु आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर 1 जिन्होंने बताया है उनका राइट आंसर है विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है।
अगला क्वेश्चन है कि चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ जो है दिलाई जाती है, तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 का, तो क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पर और इसका राइट आंसर बताना है। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है, तो आपका आंसर होगा क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पर और इसका सभी लोग आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा वह क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर डी। विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर है, हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस आपका यहाँ पर राइट आंसर है, बिल्कुल सही। यहाँ पर डी जिसने भी बताया है उनका राइट आंसर है विकल्प नंबर डी। देखिए, हिप्पोक्रेट्स की शपथ ऐतिहासिक रूप से चिकित्सकों एवं चिकित्सा व्यवसायियों द्वारा ली जाने वाली शपथ है। माना जाता है कि यह हिप्पोक्रेट्स द्वारा लिखी गई है। यह आयोनिक ग्रीक जो है ग्रीक में लिखा गया है, यह भी आपके लिए याद रखना है, ग्रीक में यह लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवनधारी के अध्ययन से होता है कहलाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जीवनधारी के अध्ययन से है तो वह कौन सी विज्ञान है, आपके लिए यह बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 का और 4 विकल्प आपके सामने हैं, तो बताइए भौतिक विज्ञान, गणित, रसायन विज्ञान या जीव विज्ञान। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारी के अध्ययन से होता है वह कहलाता है, वह कहलाती है, तो क्या कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 10 का सभी लोग आंसर बताएंगे, यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 और इसका राइट आंसर यहाँ पर जो है वह है क्या है, विकल्प नंबर डी, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, सभी लोगों का राइट आंसर होना चाहिए, बिल्कुल सही। सभी लोगों ने बताया है कि वह विज्ञान जिसका जीवनधारी जो है के अध्ययन से संबंधित है वह विज्ञान, तो वह है जीव विज्ञान। विकल्प नंबर डी आपका राइट आंसर है। जीव विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान की 3 विशाल शाखाओं में से एक है। यह विज्ञान जीवन और जीवन के प्रतिक्रियाओं के अध्ययन से संबंधित है, यह भी आपके लिए याद रखना है। और अगला क्वेश्चन है कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। सभी लोग बताएं क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर। अनूप जी क्या होगा इसका राइट आंसर कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, शैवाल का, कवक का या पारिस्थितिकी का या विषाणु का। तो इस प्रकार आपके सामने 4 विकल्प दिए हैं और सभी लोग इसका राइट आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 11, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो बताइए राइट आंसर सभी लोग। फाइकोलॉजी, तो फाइकोलॉजी में जो अध्ययन किया जाता है वह किया जाता है किसका, आपका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर 1, शैवाल का। शैवाल आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा विकल्प नंबर 1। फाइकोलॉजी में अध्ययन किया जाता है शैवाल का। विकल्प नंबर 1 जिन्होंने भी बताया है उनका राइट आंसर है, बिल्कुल सही, विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर है आपका यहाँ पर शैवाल का। देखिए, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवाल का अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी कहलाता है, यह भी आपके लिए याद रखना है। और अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस भाषा के अंतर्गत किया जाता है, तो 4 विकल्प हैं और क्वेश्चन नंबर 12 का आपके लिए आंसर बताना है। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर, सभी लोग बताएं। कीर्तन जी, शिवाजी, तो क्या है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस भाषा के अंतर्गत किया जाता है, और क्वेश्चन नंबर 12 है और इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या है, और इसका राइट आंसर है आपका यहाँ पर क्या है, विकल्प नंबर सी। विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, पारिस्थितिकी आपका यहाँ पर राइट आंसर है, इकोलॉजी। विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। सी जिन्होंने बताया है सभी लोगों ने यहाँ पर सी बताया है अधिकतर, तो सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। पारिस्थितिकीय जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें जीव समुदायों का उसके वातावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। प्रत्येक जंतु या वनस्पति एक निश्चित वातावरण में जो है रहते हैं
और परिस्थितिज्ञ इस तथ्य का पता लगाते हैं कि जीव आपस में और पर्यावरण के साथ किस तरह क्रिया करते हैं और वह पृथ्वी पर जीवन की जटिल संरचना प्राप्त जो है उनका भी पता लगाते हैं। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, देखिए फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 सभी लोग बताएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 का सभी लोग यहाँ पर राइट आंसर बताएंगे। क्या होगा कि फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है इसको, फिनोलॉजी या फ्लोरिकल्चर, एग्रोनॉमी या बॉटनी। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर बताएं। 4 विकल्प हैं आपके सामने। और फूलों के संवर्धन के विज्ञान को कहा जाता है तो क्या कहा जाता है, और यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका विकल्प नंबर बी। बहुत सारे लोगों ने बताया, बिल्कुल सही। क्या है, फ्लोरिकल्चर आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर बी जिन्होंने बताया उनका राइट आंसर है फ्लोरिकल्चर। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को कहा जाता है। यहाँ पर देखिए फ्लोरिकल्चर हॉर्टिकल्चर की एक शाखा है जिसमें फूलों की पैदावार, मार्केटिंग, कॉस्मेटिक और परफ्यूम फ्यूज में इंस्टीट्यूट और के अलावा फार्मास्यूटिकल आदि शामिल हैं इसमें। और यहाँ पर देखिए क्या है, डेंड्रोलॉजी का संबंध है तो किससे है। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 14 का राइट आंसर बताना है। तो शिवाजी, सविता जी इसका राइट आंसर बताना है। कांति जी क्या है इसका राइट आंसर। डेंड्रोलॉजी का संबंध है पुष्पों के अध्ययन से, वृक्षों के अध्ययन से या झाड़ियों के अध्ययन से, बी और सी दोनों। तो इस प्रकार आपके सामने विकल्प दिए हैं और क्वेश्चन नंबर 14 का सभी लोग आंसर बताएंगे। के द्विवेदी जी क्या है इसका राइट आंसर। डेंड्रोलॉजी का संबंध है तो आपका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर क्या है, विकल्प नंबर आपका डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर डी में क्या है, विकल्प नंबर डी में है बी और सी। बी और सी दोनों यानी कि वृक्षों के अध्ययन से और झाड़ियों के अध्ययन से, यह आपके लिए याद रखना है। डी यहाँ पर राइट आंसर है। डेंड्रोलॉजी को वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन इसमें जो है कहलाता है। और अगला क्वेश्चन है कि पुष्पों का अध्ययन कहलाता है तो पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, यह बताना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर बताएंगे सभी लोग। और सभी लोग एक बार वीडियो को यहाँ पर लाइक कर लें। लाइक बहुत कम लोग करते हैं यहाँ पर वीडियो को लाइक कर लें सभी लोग। और क्वेश्चन नंबर 15 का यहाँ पर सभी लोग आंसर बताएंगे। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर बताइए। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है तो क्वेश्चन नंबर 15 का यहाँ पर राइट आंसर होगा वह है क्या है, विकल्प नंबर 1। बिल्कुल सही बताया यहाँ पर, विकल्प नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। एंथोलॉजी, एंथोलॉजी आपका राइट आंसर है कि पुष्पों का अध्ययन कहलाता है तो यह कहलाता है, क्या कहलाता है, एंथोलॉजी। एंथोलॉजी आपके लिए याद रखना है, बिल्कुल सही बताया यहाँ पर। एंथोलॉजी, पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, किसका अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है तो किसका किया जाता है। तो बताइए, अस्थियों का या जीवाश्मों का या प्राइमेट्स का या पक्षियों का। तो जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है और 16 का यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह है क्या है, आपका राइट आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर बी। बी बिल्कुल सही आंसर है। जीवाश्मों का आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी। देखिए, जीवाश्म विज्ञान के अंतर्गत प्राणियों और पादपों के अवशेषों का अध्ययन किया जाता है। और अगला क्वेश्चन है, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं तो क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर यहाँ पर आप लोगों को बताना है। भारत वायरल वीडियो क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 की वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 17 है और इसका जो राइट आंसर होगा कि क्या है इसका राइट आंसर, वह है आपका विकल्प नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही शैलेंद्र जी, हॉर्टिकल्चर आपका जो है यहाँ पर राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर है, डी आपका सही आंसर होगा। और यहाँ पर देखिए हॉर्टिकल्चर विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अनाज, फूलों और क्या है पौधों को उगाने से संबंधित उनकी मार्केटिंग तक का अध्ययन किया जाता है इसमें। तो यह आपके लिए याद रखना है, हॉर्टिकल्चर मानव उपयोग के लिए इस्तेमाल होने वाले पौधों के विज्ञान, तकनीकी और विपणन से जुड़ा क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, क्या है कि जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रियाओं से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है। तो क्या कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर सभी लोग बताएंगे। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर, सभी लोग बताएं यहाँ पर। जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है। तो क्या कहलाती है? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 18 का, वह है क्या है? विकल्प नंबर आपका यहाँ पर राइट आंसर है बी। विकल्प नंबर बी क्या है? परिस्थितिकी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। जिन्होंने बी बताया उनका राइट आंसर है परिस्थितिकी। यहाँ पर देखिए परिस्थितिकीय अंग्रेजी जो है इकोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें जीव समुदायों का उसके वातावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। प्रत्येक जंतु या वनस्पति एक निश्चित वातावरण में रहता है। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, क्या है कि वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है तो कहलाता है सूक्ष्म जैविक या माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी या वर्गीकी। तो सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर। बताइए क्या है कांति जी इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 19 है और इसका राइट आंसर होगा वह है विकल्प नंबर आपका राइट आंसर है सी। सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही, सी आपका राइट आंसर है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी आपका यहाँ पर विकल्प नंबर सी जिन्होंने बताया है वह राइट आंसर है कि वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी कहलाती है। अगला क्वेश्चन है कि सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है। तो किसका वर्णन होता है इसमें आपके लिए यह बताना है। शैवालों के संवर्धन का, वन के विकास का या सिलिसिफाइड पादपों का या कवकों के संवर्धन का। तो 4 विकल्प है और क्वेश्चन नंबर 20 का सभी लोग आंसर बताएंगे। तो रविंद्र पाटीदार जी क्या है इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 20 है यहाँ पर और क्वेश्चन नंबर 20 का सभी लोग आंसर बताएंगे क्या है इसका राइट आंसर। सभी लोग बताएं राइट आंसर क्या है और टेलीग्राम ग्रुप से सभी लोग अवश्य जुड़े। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन में है और टेलीग्राम ग्रुप से सभी लोग जुड़ जाएं। वहीं पर आपके लिए पीडीएफ उपलब्ध कराई जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 है यहाँ पर और इसका जो राइट आंसर होगा वह है क्या है? आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर बी। बी आपका राइट आंसर होगा वन के विकास। वन के विकास का विकल्प नंबर बी राइट आंसर है। देखिए सिल्वीकल्चर को हिंदी में वन वर्धन कहा जाता है, यह भी आपके लिए याद रखना है। सिल्वीकल्चर को जो है हिंदी में क्या कहा जाता है? वन वर्धन। और वनों को लगाने, उसके विकास, संरचना, स्वास्थ्य एवं गुणवत्ता के नियंत्रण का व्यवहार सिल्वीकल्चर कहलाता है। आपके लिए यह याद रखना है। और देखिए अगला क्वेश्चन है, क्या है स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, बीज, पत्ती, फल या परागकण। तो बताइए सभी लोग आंसर। 4 विकल्प हैं आपके सामने। आरती जी, लाला बानू जी, के द्विवेदी जी, क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 21, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है?
और इसका जो राइट आंसर होगा वह है क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 1। विकल्प नंबर 1 जिन्होंने ही बताया है उनका राइट आंसर है बिल्कुल सही, बीज आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, बीज विकल्प नंबर 1। यहाँ पर देखिए स्पर्मोलॉजी में बीजों का अध्ययन होता है। और अगला क्वेश्चन है क्या है कि एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन होता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन होता है। तो सभी लोग यहाँ पर बताएंगे क्या होगा क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर। तेल बीजों का, फसलों का, घासों का या फलों का। तो एग्रोस्टोलॉजी में जो अध्ययन किया जाता है वह किया जाता है किसका। आपको जो राइट आंसर है वह विकल्प नंबर सी, घासों का जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। एग्रोस्टोलॉजी में अध्ययन किया जाता है घासों का, याद रखना है। और अगला क्वेश्चन है कि फीडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर। फीडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है किसका किया जाता है, पादप रोगों का, भूमि का, प्रदूषण का या चट्टानों का। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर सभी लोग बताएं, 4 विकल्प हैं आपके सामने। तो क्या है इसका राइट आंसर नितिन जी, क्या होगा इसका राइट आंसर कि फीडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। और तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 23 का वह है विकल्प नंबर बी, आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा भूमि का। भूमि का आपका यहाँ पर सही आंसर है कि फीडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है भूमि का। विकल्प नंबर बी जिन्होंने भी बताया है उनका राइट आंसर है मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को मृदा विज्ञान भी कहा जाता है, यह भी आपके लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि आनुवंशिकता एवं भिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, क्या होगा इस राइट आंसर क्या होगा इसका, बताइए सभी लोग। आनुवंशिकता एवं भिन्नता के बारे में जानकारी देने वाले जो वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं, भू वनस्पति विज्ञान या सेरिकल्चर, अनुवंशिकी या उद्दीपकाश। तो क्वेश्चन नंबर 24 है इसका राइट आंसर होगा। 4 विकल्प हैं आपके सामने, क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर सी, बिल्कुल सही, सभी लोगों ने यहाँ पर सी बताया है। तो अनुवांशिकी आपका यहाँ पर राइट आंसर है, बिल्कुल सही, अनुवांशिकी आपका राइट आंसर है। अनुवांशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत अनुवांशिकता तथा जीवों की भिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। अनुवांशिकता के अध्ययन में ग्रेगर जॉन मेंडेल की मूलभूत उपलब्धियों को आज अनुवांशिकी के अंतर्गत समाहित कर लिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 की पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 25 सभी लोग आंसर बताएंगे, क्या होगा इसका राइट आंसर कि पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है वर्गीकरण, पहचान, नामकरण या वर्गीकी। क्वेश्चन नंबर 25 का सभी लोग आंसर बताएं, क्या होगा राइट आंसर। रामशंकर, क्या है इसका राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 25 है कि पौधों को नाम देने वाले विज्ञान कहलाता है। तो वह कहलाता है, आपका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर डी, क्या कहलाता है, वर्गीकी। वर्गीकी आपका राइट आंसर है, शैलेंद्र जी वर्गीकी सही आंसर है, विकल्प नंबर डी यहाँ पर सही आंसर होगा। जंतुओं एवं पादपों के वर्गीकरण को वर्गीकी या वर्गीकरण विज्ञान, अंग्रेजी में वर्गीकी के लिए 2 शब्द जो है प्रयोग में लाए जाते हैं, टैक्सोनॉमी तथा सिस्टेमेटिक्स को कार्ल लिनियस ने जो है 1735 ईस्वी में, कब 1735 ईस्वी में सिस्टेमा नातुरई नामक पुस्तक सिस्टेमेटिक्स शब्द के आधार पर लिखी थी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि फलों का अध्ययन कहलाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से बताइए क्या कहलाता है फलों का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 26 का सभी लोग आंसर बताएंगे। तो क्या है
क्या होगा इसका राइट आंसर? कि फलों का अध्ययन कहलाता है। हाँ, तो क्या है इसका राइट आंसर? स्पर्मोलॉजी, एंथोलॉजी, पीडोलॉजी या पोमोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर कि फलों का अध्ययन कहलाता है, तो यह कहलाता है आपका, क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। पोमोलॉजी आपका विकल्प नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। डी यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही, पोमोलॉजी आपका सही आंसर होगा। पोमोलॉजी फल का अध्ययन होता है जिसमें फल के बारे में जानकारी दी जाती है। किसमें? पोमोलॉजी में। और अगला क्वेश्चन है पराग कणों का अध्ययन कहलाता है, तो बताइए क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर। सभी लोग बताएंगे इसका आंसर क्या कहलाता है? पराग कणों का अध्ययन कहलाता है, तो क्या कहलाता है? पोमोलॉजी या पेलिनोलॉजी, फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 27, 4 विकल्प हैं आपके सामने, क्या होगा इसका राइट आंसर? और इसका जो राइट आंसर है कि पराग कणों का अध्ययन कहलाता है, तो यह कहलाता है आपका, क्या कहलाता है? विकल्प नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्या है राइट आंसर? बी। क्या है? पेलिनोलॉजी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर है प्रीति जी, विकल्प नंबर बी सही आंसर है। और यहाँ पर देखिए पौधों के परागों और जीवाणुओं के अध्ययन को पेलिनोलॉजी कहते हैं। यह भी आपके लिए जो है याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है, तो यहाँ पर आपके लिए पौधों के वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है यह बताना है क्वेश्चन नंबर 28 का। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 28 का संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है फाइटोजियोग्राफी, वानिकी, एक्सरो बायोलॉजी या एथनोबॉटनी। तो क्वेश्चन नंबर 28 का यहाँ पर राइट आंसर होगा कि संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है, तो यह क्या कहलाता है? और इसका जो राइट आंसर है वह है विकल्प नंबर 1 आपका राइट आंसर है। क्या है? फाइटोजियोग्राफी। फाइटोजियोग्राफी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। फाइटोजियोग्राफी आपका राइट आंसर है, विकल्प नंबर 1। यहाँ पर देखिए पादप भूगोल या वनस्पति भूगोल जैव भूगोल की वह शाखा है जो पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों पर विभिन्न वनस्पति जातियों के फैलाव के अध्ययन पर केंद्रित है। इसमें मौसम, भूमि, समुद्री स्थलाकृति, नदियों, झीलों और मिट्टी की उन परिस्थिति के अध्ययन किया जाता है जिनका प्रभाव इन जातियों पर देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है। यहाँ पर पौधे लिखे हैं, तो बताइए क्या कहलाता है? साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है, तो क्या कहलाता है? ऑलेरीकल्चर, सेरीकल्चर, सिल्वीकल्चर, पिसीकल्चर। 4 विकल्प हैं और क्वेश्चन नंबर 29 का सभी लोग यहाँ पर आंसर बताएंगे। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर? बताएं सभी लोग। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले जो पौधे रहते हैं उनका अध्ययन क्या कहलाता है? तो उनका अध्ययन यहाँ पर कहलाता है, विकल्प नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा ऑलेरी कल्चर। ऑलेरी कल्चर आपका यहाँ पर राइट आंसर है। विकल्प नंबर 1 जिन्होंने भी बताया है उनका राइट आंसर है। शासकीय विज्ञान सब्जियों के उत्पादन से संबंधित विज्ञान है। इससे किसान नकदी फसल के रूप में लेते हैं जो कि 2-3 महीने में ही पैदावार देने लग जाती है। इसमें जो है भोजन के लिए आकाष्ठीय पौधों की खेती से संबंधित मुद्दों का अध्ययन किया जाता है। वार्षिकीय बलियों का अध्ययन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 30 और आखिरी क्वेश्चन है आपका, तो सभी लोग आंसर बताएंगे। 4 विकल्प हैं आपके सामने। क्या होगा इसका राइट आंसर? वार्षिकीय बलियों का अध्ययन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है और इसका जो राइट आंसर होगा वह है, क्या है राइट आंसर है आपका? विकल्प नंबर आपका यहाँ पर राइट आंसर है बी। विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। डेंड्रोक्रोनोलॉजी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर है। बी जिन्होंने भी बताया अशोक अहिरवार जी, राम सिंह जी, बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पर
बी आपका राइट आंसर है। वृक्ष वलय कालक्रम किसी काष्ठ के काल निर्धारण की एक वैज्ञानिक विधि है और वृक्षों के वलयों के नमूने को विश्लेषण पर आधारित है। वृक्ष वलय कालक्रम द्वारा हम उस काल का निर्धारण कर सकते हैं जब कोई वलय निर्मित हुआ था। लकड़ी के कई प्रकारों में इसके द्वारा हम सटीक कैलेंडर वर्ष भी ज्ञात कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, 30 क्वेश्चन लिए थे और यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें। एक बार